हेलो दोस्तों, मैं लवलेश श्रीवास फिर से आपका एक बार लवलेश मैथ्स में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल के लिए कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला कि किस प्रकार से सवाल पूछे जाएंगे और उन सवालों को कैसे डील किया जाए, इन सबको हम देखने वाले हैं। क्लियर दोस्तों? तो देखते हैं यहाँ पर अपना पहला सवाल आज का, ध्यान समझना। ये बोला गया है कि एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेंसिलें खरीदता है और 60% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में ही, है ना, कितनी पेंसिलें बेचनी चाहिए, यही पूछा गया है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा एक चीज याद रखना, जब सीपी और एसपी दोनों की प्राइस बराबर हो जाए, एक सीपी और एसपी हमने 1 रुपए में, है ना, क्या किए, खरीदे और 1 रुपए में ही हम क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि सीपी और एसपी की दोनों की प्राइस क्या हो गए, बराबर हो गए। और जब दोनों की प्राइस बराबर हो जाए तो हमेशा एक चीज याद रखना कि परसेंट की जस्ट अपोजिट क्या बनना चालू होता है, तो मैंने कहा ऑब्जेक्ट की संख्या होना होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्ट की संख्या। भाई शुरू में जब खरीदा होगा इस समय उसका प्राइस तो 100% रहा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, इसको 60% लाभ पर बेचना चाहता हूं। भाई 100 के सामान को आप 60% में बेचोगे, कितने में बेचोगे? मैंने कहा 160% पर बेचना पड़ेगा। क्लियर दोस्तों? अभी मैंने बताया कि परसेंट के जस्ट अपोजिट क्या बनेगा, तो परसेंट के अपोजिट बनेगा ऑब्जेक्ट की संख्या। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसको अपोजिट कर देंगे। 20 से कट जाएगा भाई, ये 20 पंचे 100, ये भी कट जाएगा। 20 से 20 अट्ठे कितना होता है, 160। क्लियर है? मतलब मैं खरीदा कितने में, 8 ऑब्जेक्ट और बेच कितना रहा हूं, 5 ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ऑप्शन में देखिए कि क्वेश्चन में देखिएगा कि 1 रुपए में कितने पेंसिल खरीद कर लाया था, 8 पेंसिल। भाई मैंने खरीदी कितना की, 8, तो 60% लाभ के लिए बेचूंगा कितने में, 5 बेचूंगा, है ना। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई, 5 जो पेंसिल होगा मेरे प्यारे दोस्तों, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, बहुत प्यारा सवाल है। ए की आय बी की आय से 20% कम है और ए की आय सी की आय से 10% कम है बोला गया है। तो यदि सी की आय 180 रुपए हो तो ए की आय हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर ध्यान समझना, एक बार तो क्या हुआ, इस ए की कंपैरिजन किससे किया गया, बी से, और एक बार फिर से इस ए की कंपैरिजन किससे किया गया, सी से। मतलब ए की कंपैरिजन 2 बार हो रहा है। इसका मतलब ए को बीच में रख देंगे, तो मैंने कहा एक तो बी और एक रख देता हूं ए और यहां रख देता हूं मैं सी। ध्यान समझना। अब बोला गया है कि जो ए की आय है वो बी की आय से 20% कम है। भाई इसका मतलब क्या होगा, 20% कम का मतलब क्या होता है, तो 20% का फ्रैक्शन होता है मेरे प्यारे भाई 1/5। मतलब बी का 5 होगा तो ए का उससे 1 कम होगा, है ना भाई। तो कितना होना चाहिए, तो आप कहोगे भाई 4 होगा। क्लियर है यहाँ तक? तो इन दोनों बी और ए के बीच अनुपात कितने का हो जाएगा, मैंने कहा 5:4 का हो जाएगा। फिर बोला गया है कि ए की आय जो है सी की आय से 10% कम है। 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10। इसका मतलब ये है कि यदि सी का 10 होगा तब ए का 1 कम होगा, मतलब होगा कितना, तो आप कहोगे 9 होगा। ये अनुपात बन गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, भाई इसको मैनेज करने के लिए हम बढ़ा देते हैं, 4 का गुणा आगे कर देते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हम 9 का गुणा आगे कर देंगे, इस प्रकार से, ठीक है। अब आप देख पाओगे यदि आपस में गुणा किया जाए तो ये 4 दाम 40 हो गया, ठीक है। यहाँ पर गुणा करेंगे तो 4 9 36 हो जाएगा, ठीक है। और बाकी गुणा करने की जरूरत नहीं है इधर, ठीक है। यदि इन दोनों कट रहा है तो हमको बाकी चीजों पर कोई वो करने की जरूरत नहीं है। अब ध्यान समझना, ये क्या आपके पास 4 से कट जाएगा, जी बिल्कुल कट जाएगा। 4 से कितने बार में कट जाएगा, आपको कि 9 बार में कट जाएगा, और ये कट जाएगा आपके पास 4 10 बार में। क्यों मैं नहीं किया, क्योंकि भाई मुझे ए का निकालना है, सी का दिया हुआ है, मतलब मैं बी को छोड़ भी दूं तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब ध्यान से देखिएगा दोस्त, 10 का मान दिया कितने रुपए है, 180, क्योंकि सी ने इसको सामान को कितने में क्या किया है, सी की आय दिया गया है, सी की आय 180, 10 का मान 180, तो 1 का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 18 हो जाएगा। जब 1 का मान 18 हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो 9 का मान कितना हो जाएगा, तो 9 गुणित 18 कर देंगे तो कितना होता है, 162 रुपए। अतः ए की जो आय होगी वो कितने रुपए की होनी चाहिए, 162 रुपए की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल ये रहा। 48 ml एल्कोहल में कितना पानी मिलाया जाए जिससे 25% एल्कोहल का विलयन बन जाए। भाई शुरू में क्या था कि पूरे के पूरे मिश्रण एल्कोहल का ही था, है ना, या कुछ और रहा होगा,
हम है ना कितना था, पूरा अल्कोहल ही था। हमने क्या किए कि उसमें पानी मिला दिया, और पानी मिलाने के बाद एल्कोहल कितना हो गया, उसमें 25% हो गया। अब मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर जो चीज मिलाया जाता है उसके परसेंट को बस नहीं लेना है, ध्यान समझना। यहाँ पर पानी मिलाया जा रहा है, मैं पानी के परसेंट को नहीं लूंगा, तो किसके परसेंट को लूंगा, मैं केवल एल्कोहल के परसेंट को ले लूंगा। तो भाई शुरू में एल्कोहल कितना रहा होगा, तो आप कहोगे शुरू में एल्कोहल तो 100% रहा होगा। अब एल्कोहल 25% रह जाए बोला गया है, मतलब अब केवल 25% ही बच जाएगा। और आपको पता होना चाहिए कि भाई इस केस में हमेशा होता क्या है कि परसेंट के अपोजिट जस्ट क्वांटिटी बनने लगता है, उनकी मात्रा बनने लगती है। ठीक है, इतना याद रखना। तो ये कट जाएगा 25 चौके, आप कहोगे भाई 100, और ये 25 कम 25 मेरे प्यारे भाई। अब बताओ शुरू में कितने ml था एल्कोहल, टोटल 48, मतलब 100% की वैल्यू होनी चाहिए, और 100% की वैल्यू दिया कितना है, 1 भाग। और 1 भाग का मान कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 1 भाग का मान 48 ml हो जाएगा। क्लियर है। आपको पूछा गया है कि भाई कितना एल्कोहल का विलयन बन जाए, मतलब कितना पानी मिलाया जाए। भाई पहले एल्कोहल कितना था, 1 भाग था, है ना। अब मतलब मैं ये बोलना चाहता हूँ, टोटल मिश्रण पहले 1 भाग था, टोटल मिश्रण 4 भाग हो गया। इसका मतलब आपने कुछ तो मिलाए होंगे, तो मैंने कहा 1 से 4 बनाने के लिए मुझे यहाँ पर 3 भाग मिलाना पड़ा। कितने भाग मिलाना पड़ गया मेरे प्यारे भाई, 3 भाग। 1 भाग का मान यदि 48 है, तो इस 3 भाग का मान क्या हो जाएगा, तो मैं कहूंगा 48 × 3, मतलब कितना हो जाएगा, 144 ml। मतलब मैं कह सकता हूँ कि मैंने 144 ml और पानी मिला दिया, तब जाके एल्कोहल जो होगा ये कितने परसेंट रह जाएगा, 25% रह जाएगा। तो मेरा करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर, 144 ml। ऑप्शन नंबर जो सी होगा ये हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आए भाई समझ में। देखिए अगला सवाल, लोहे के 3 घन जिनकी भुजाएं एक तो 9 सेंटीमीटर, एक 12 और एक 15 सेंटीमीटर है, ठीक है। उस नए घन की भुजा की लंबाई ज्ञात करना। यदि हम मान लो इसको पिघलाकर एक बड़े घन बना दे, तो बड़े घन बनाने पर जो आपके नए बनेगा बड़ा वाला घन, उसके आपको क्या पूछ दिया गया है, भुजा पूछ दिया गया है, प्रतीक की भुजा पूछ क्या होगा। अब मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझना, ये हमारे पास एक घन है, ध्यान समझना, ये है ना, ये मैंने ले लिया, ये घन, ये 2 घन, और मैंने ले लिया ये 3 घन, और इन तीनों घन से एक चौथा वाला घन बनेगा जो थोड़ा सा बड़ा बनेगा, इस प्रकार से। क्लियर है। अब पहले घन की बात करें तो पहले घन की भुजा कितना दे रखा है, इसकी भुजा 9 सेंटीमीटर दे रखा है, इसकी भुजा 12 सेंटीमीटर दे रखा है, और नेक्स्ट वाली के दे रखा है 15। और इन तीनों को हमको मिलाकर पिघलाकर क्या बनाना है, एक चौथे नंबर के क्या बना देना है, घन बना देना है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जब भी इस प्रकार के सवाल आए तो आप क्या करना, जैसे आपके पास ट्रिपलेट होता है, समकोण त्रिभुज में ट्रिपलेट होता है, उसी प्रकार आयतन के केस में खासकर घन और आपके गोला में फोर्थ प्लेट का भी हम यूज कर सकते हैं। अब फोर्थ प्लेट बनेगा कैसे, तो मैंने कहा यहाँ पर गैप का यूज करना है कि भाई 9 और 12 में गैप हो गया 3 का, ध्यान समझना मेरी बात। उसी प्रकार 12 और 15 में गैप हो गया 3 का, तो नेक्स्ट वाला जो बड़ा घन बनेगा आपके पास ये भी 3 के गैप में बनेगा, मतलब 15 में 3 जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे फिर तो 18 हो जाएगा। तो बड़े घन जो भुजा जो होगी ये कितने कितने सेंटीमीटर की होगी, तो हम कहेंगे भाई 18 सेंटीमीटर की होगी। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे भाई ये आपका क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल, गोले के त्रिज्या में 50% की वृद्धि की जाए तो उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब पृष्ठ क्षेत्रफल मतलब आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए बोला जा रहा है, और क्षेत्रफल में हमेशा 2 विमाओं का यूज किया जाता है, तो यहाँ पर भी हम 2 विमाओं का यूज कर देंगे। 50% वृद्धि और 50% का वृद्धि का फ्रैक्शन क्या होगा, तो आप कहोगे भाई 50% का फ्रैक्शन होता है आपके पास 1/2, मतलब 2 था पहले, हमने 1 बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपको वही 3/2 हो जाएगा, है ना। ये आपके पास प्रारंभिक, और ये जो नया बनेगा ये है प्यारे दोस्तों, ठीक है। पहले 2 रहा होगा, अब 1 बढ़ने के बाद 3। अब चूंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए 2 बार बढ़ा देंगे, ये 2 3, तो 1 बार और हम लिख देंगे 2 से 3। अब आपस में गुणा करेंगे तो आप कहोगे कि ये हो गया 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा आपके पास 3 तिया 9, मतलब पहले इसका क्षेत्रफल 4 भाग था, बढ़ाने के बाद 9 भाग हो गया, मतलब कितना बढ़ गया, तो आप कहोगे भाई 5 भाग बढ़ गया। टोटल 4 भाग में परसेंट निकालने के लिए किससे गुणा कर देते हैं, तो आप कहोगे भाई 100 का गुणा कर देते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे,
ये कट जाएगा क्या, 4 एकम 4 कितने बार में, 25 बार में, और 25 का गुणा 5 के साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, तो आप कहोगे 125%। तो इसमें कितने परसेंट की वृद्धि होगी पृष्ठीय क्षेत्रफल में, ओवरऑल 125% की वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल फिर, निम्न में से सबसे बड़ा भिन्न कौन सा है बोला गया है ना। इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं और हमारा जबरन का टाइम क्या होता है, खत्म हो जाता है, टाइम वेस्ट हो जाता है। तो इस सवालों को चाहो तो आप क्या करना कि भाई एक तो दिया गया हमारे पास 1/3, 2/5, 3/7 और 3/5 दे रखा है। चाहे तो हम इसका क्या निकाल सकते हैं, एलसीएम निकाल देंगे। और एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, एक बार हम 3 को ले लेते हैं, एक बार 7 को ले लेते हैं और एक बार 5 को ले लेते हैं। ध्यान समझना, अब ऊपर में 3 ले चुके तो मुझे 7 और 5 का गुणा करना पड़ेगा, 7 पंचे 35, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्या करेंगे भाई, यहाँ पर 5 ले चुके हैं तो हमको 7 और 3 का गुणा करना पड़ेगा, 7 × 21 और 21 दूनी कितना होता है, तो मैंने कहा 21 दूनी तो 42 हो जाता है। नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पर 7 ले चुके तो 5 और 3 का गुणा करना है, 5 दिया। देखो यहाँ पर हमने 2 ले लिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 5 ले लिए तो 5 को छोड़ना पड़ेगा, तो इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, 3 × 7 = 21 और 21 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, 42 का होगा। फिर हम बात करेंगे इस वाले ऑप्शन किसी की, यहाँ पर हमने 7 को ले लिए है ना, 7 को ले लिए तो हम 3 और 5 का गुणा करेंगे, 5 × 15 और 15 × कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 45। फिर हम बात करते हैं 5 को ले चुके हैं तो हम 7 और 3 का गुणा करेंगे और 7 × 21, 21 दिया कितना होता है, तो आप कहोगे 63। अब आप बता सकते हो 35, 42, 45 और 63 में सबसे बड़ा कौन है, तो आप कहोगे भाई 63 है। और यहाँ पर बड़ा भिन्न पूछा गया तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो डी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपके यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई, तो ऐसे आपको क्या करना है, इन सवालों को डील करते जाना है। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि यहाँ पर पूछा गया है, यहाँ पर दे रखा है कि भाई मान लो 8a² बराबर हमको दे दिया गया 27 AB है ना, 27 AB का होल स्क्वायर बराबर 216। तो यहाँ पर हमको क्या ज्ञात करना है भाई, AB का मान यहाँ पर क्या करना है, फाइंड आउट करके बताना है। ठीक है दोस्तों, ये ज्ञात करना है। ठीक है, अब मैं एक चीज कह सकता हूँ, इसको यदि मैं लिखना चाहूँ तो आप क्या ऐसे लिख सकते हो, 2 की क्यूब, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 का क्यूब है ना, इनटू, ध्यान समझना, a² इंटू b लिख सकते हैं बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 का क्यूब 27 को है ना, a इंटू b का होल स्क्वायर, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहोगे कि भाई ये 216 जो होता है किसी का घन होता है। और किसका घन होता है, मैंने कहा 6 का घन होता है। किसका होता है, 6 का घन होता है। मतलब मैं 6 को चाहूँ तो 2 का क्यूब इंटू क्या लिख सकता हूँ, मैं डायरेक्ट इसको 3 का क्यूब लिख सकता हूँ, क्योंकि ये 2 × 3 = 6 हो रहा है और 3 × 3 क्यूब में आ जाएगा। क्लियर है। ठीक है भाई, है ना। ये आपके हम ऐसा लिख सकते हैं, अलग अलग पैटर्न में है तो लिख सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पहले वाले केस में आप देख पाओगे, यहाँ पर ध्यान समझना कि मैंने कहा यदि 2 क्यूब से 2 क्यूब कैंसिल हो गए, यदि मैं कहूँ कि a² इंटू b बराबर, आप कहोगे कि भाई ये किसके बराबर है, 2 का क्यूब इंटू 3 के क्यूब के बराबर है। ध्यान समझना, तो ये सामने में भी हो जाएगा, आपके पास 2 का क्यूब हो जाएगा। तो मैंने कहा ये क्यूब टू क्यूब कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, तो आप कहोगे a² इंटू b इक्वल कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब। मतलब मैं लिख सकता हूँ a और b आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, तभी पॉसिबल हो सकता है। और a और b यदि दोनों बराबर है, यहाँ पर हम देखेंगे कि क्यूब है तो क्यूब के इक्वल हो जाएगा। तो दोनों यदि बराबर है तो आपस में गुणा करेंगे, 3 और 2 पॉसिबल क्या है आपके पास, इसकी वैल्यू 3 और 1 की वैल्यू क्या हो जाए, 2 हो जाए, तभी ऐसा पॉसिबल है। तो यदि गुणा कर दिया जाए तो 3 दूनी कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, आप कहोगे 6। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हम कहेंगे ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 2 संख्याओं का अनुपात 5:3 है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक 13 हो तो ये संख्या कौन कौन सी है, हमको ज्ञात करना है। अब मेरे प्यारे दोस्त, आपके पास जो अनुपात दे रखा है ना, हम जिस अनुपात की बात कर रहे हैं कि भाई एक संख्या आपके पास 5 के अनुपात में है और एक संख्या आपके पास 3 के अनुपात में है। अब बताओ 5 और 3 का एचसीएफ क्या होता है, तो आप कहोगे कि भाई 5 और 3 में कोई कॉमन गुणज तो नहीं है, तो इसका एचसीएफ जो होगा मेरे पास एक ही होगा। क्या होगा एचसीएफ इसका, तो आप कहोगे कि इसका जो एचसीएफ निकलेगा वो कितना निकलेगा, 1।
क्लियर है। और इस एक का मान यहाँ पर एचसीएफ ग्रुप में दिया कितना है, तो आप कहोगे भाई 13। जब एक का मान 13 हो सकता है तो हमको तो इन संख्या ज्ञात करना था, तो 5 का मान कितना होगा, तो आप कहोगे 13 5 65 और एक हो जाएगा 13 तिया 39। तो संख्या कौन कौन से हो सकते हैं दोस्तों, तो मैं कहूंगा भाई 65 और 39 जो होगा ये वो संख्या होगा। क्लियर है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर जो सी होगा 65 और 39, ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, यदि एक पेंसिल का 1/8 भाग काला है, ठीक है, 1/8 भाग कैसा है, काला है, बाकी का आधा भाग पीला है और बाकी 3.5 सेंटीमीटर नीला है, तो पेंसिल की कुल लंबाई क्या होगी, ये हमसे क्या है पूछा जा रहा है। ध्यान समझना मेरी बात। मैंने ये कहा कि भाई ये कुल पेंसिल मान लेते हैं और इधर वाला मान लेते हैं हम शेष पेंसिल, ठीक है, ध्यान समझना। मैं ये कहा कि यदि टोटल 8 भाग था आपके पास पेंसिल, जिसमें से यदि एक भाग काला रहा होगा, ठीक है, टोटल 8 भाग में से एक भाग काला था, तो शेष कितने भाग जो अदर कलर के हैं, तो आप कहोगे फिर तो 7 भाग आपके बच गए, ठीक है, यही शेष बचेगा ना। 8 भाग में से एक भाग काला है तो अदर कलर कितने भाग होंगे, 7 भाग होंगे, मैंने लिख दिया, ठीक है। फिर बाकी जो शेष है उसका आधा भाग, मतलब 2 भाग यदि आपके पास पीला था तो एक भाग आपके पास पीला था 2 में से, तो एक भाग तो अदर कलर का रहा होगा। क्लियर है। अब हम इनका गुणा करके देखते हैं, तो आप देख पाओगे गुणा करने पर कि मैंने कहा ये हो गया 8 दूनी 16 और ये हो गया 7 एकम 7 भाई, ठीक है, ऐसे गुणा कर दिया था। क्लियर है यहाँ तक। अब हम देखेंगे कि यहाँ पर जब देखें कि हमारे पास शेष बचा कितना, तो आप देख पाओगे कि भाई मेरे पास 3.5 सेंटीमीटर नीला है और ये बचा हुआ है, तो हम कहेंगे कि 7 की वैल्यू यही तो शेष है और इसका मान कितना दे रखा है 3.5। मेरे प्यारे भाई 2 से भाग देने पर ही तो 3.5 मिलेगा क्या मुझे, है ना। यदि 7 को मैं 2 से भाग दूंगा तो कितना मिल जाएगा 3.5। उसी प्रकार यदि मैं मान लो यहाँ पर 16 को 2 से भाग दे देता हूँ तो कितना मिल जाएगा, तो आप कहोगे 16 को 2 से भाग देने पर कितना मिल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अतः मैं कह सकता हूँ पेंसिल की जो कुल लंबाई रही होगी वो कितने की है, 8 सेंटीमीटर की है। आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर जो सी होगा, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आया समझ में। आगे बढ़ते हैं। देखिएगा अगला सवाल, पानी की भरी 12 बाल्टियों से एक टंकी भर जाती है, ठीक है। यदि हम मान लो 12 बाल्टी वो भी पूरा पूरा भरा हो, तब यदि टंकी को भरें तो टंकी भर जाता है, ये बोला गया, ठीक है। जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है। इस टंकी को भरने के लिए 9 लीटर क्षमता वाली कितनी बाल्टियों की आवश्यकता होगी। एक तो पहले जो बाल्टी है उसकी क्षमता दे रखा है 13.5 लीटर। अब आप नए जो बाल्टी यूज कर रहे हो 9 लीटर वाले, तो कितने बाल्टी भरना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भाई, यदि बड़े बाल्टी से भरोगे तो टंकी को भरने में कम बाल्टी का यूज करना पड़ेगा, और छोटे बाल्टी से भरोगे तो उसी टंकी को भरने में आपको ज्यादा बाल्टी यूज करना पड़ेगा भाई। जिसकी मात्रा ज्यादा होगी वो जल्दी भर देगा और जिसकी मात्रा कम होगी वो कम ज्यादा टाइम में भरेगा कि नहीं भरेगा। इसका मतलब मैं ये तो समझ गया कि क्षमता के अपोजिट जो होगी उसकी क्षमता की जो अपोजिट है बाल्टियों की संख्या होगी भाई। क्षमता के अपोजिट व्युत्क्रमानुपाती क्या लिख सकता हूं, बाल्टियों की संख्या लिख सकता हूं, बाल्टियों की संख्या। भाई लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, भाई लिखना पड़ेगा हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर देख पाएंगे यदि ऐसा है तो भाई क्षमता हम लिख देते हैं डायरेक्ट कैपेसिटी, ये क्षमता और ये उनकी संख्या बाल्टियों की। अब पहले हम जिस बाल्टी से भरते थे उसकी कैपेसिटी कितने की थी, तो आप कहोगे 13.5 लीटर की थी। भाई देखो कितने लीटर की थी, 13.5 लीटर। अब जो मैंने नए बाल्टी यूज किया है इसकी कैपेसिटी कितने की, तो आप कहोगे 9 लीटर की है। चलो मैंने लिख दिया 9 लीटर की है। अब मैंने बताया कि भाई क्षमता के जस्ट अपोजिट क्या होगा, बाल्टियों की संख्या। कम क्षमता तो ज्यादा बाल्टी और ज्यादा क्षमता तो कम बाल्टी उस टंकी को भरने में यूज कर सकते हैं। ये कट जाएगा भाई, दशमलव को हटा देता हूँ, यहाँ पर 90 लगा देता हूँ 0। अब ये 135 बन गया, 90 बन गया। देखो 45 दिया कितना होता है, आप कहोगे भाई 45 दिया होता है 135 और 45 दूनी कितना होता है मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम कहेंगे 90 होता है। शुरू में जब आपने 13.5 लीटर की क्षमता वाले बाल्टी यूज किए थे तब उसकी संख्या कितने थे भरने के लिए, 12 बाल्टी लग गया था आपको। ध्यान से देखो 2 का मान 12 है भाई, आपको 3 का मान निकालना है।
6 का पहाड़ा पड़ने पर 6 दूनी 12, तो 6 तिया कितना हो जाएगा 18। तो आप यदि 9 लीटर वाली यूज करोगे तो आपको कितने बाल्टी यूज करना पड़ेगा? मैंने कहा भाई 18 बाल्टी तो यूज करना पड़ेगा, तब जाके वो टंकी क्या होगा, भर पाएगा। तो मेरे प्यारे भाई आपका करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पर? 18 जो बाल्टी होगा ये हमारा क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर हो जाएगा। आए भाई समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिएगा अगला सवाल। एक कक्षा में लड़कों की संख्या लड़कियों की संख्या से 12% अधिक है, तो लड़कों का लड़कियों से अनुपात क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों इसमें कुछ था ही नहीं, चलो आपके तसल्ली के लिए मैं बना ही देता हूं। बोला गया कि कक्षा में लड़कों की जो संख्या लड़कियों की संख्या से 12 अधिक है, और पूछा गया लड़कों का लड़कियों से अनुपात। मतलब सिंपल सी बात है भाई, ये बॉयज है और ये हम लिख देंगे गर्ल्स, इनके बीच अनुपात तो है ही, ठीक है ध्यान से। अब बोला गया लड़कों की संख्या लड़कियों से कितना ज्यादा है? 12% ज्यादा। यदि लड़की 100 है तो लड़के कितने होंगे? 12 ज्यादा होंगे, मतलब 112 हो जाएंगे। क्लियर है? अब 4 से कट रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, 4 से तो काट कर हम अलग कर ही देंगे। 4 से काटेंगे तो 4 दूनी 8, बच गया 3 हो गया 32, 4 अट्ठे 32। ये 4 से कट जाएगा तो 25 चौके कितना होता है? 100। तो लड़कों और लड़कियों की संख्या का जो अनुपात आएगा ये कितना आ जाएगा? 28:25। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आया समझ में? आगे बढ़ते हैं, देखिए अगला सवाल। 45 लीटर मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 4:1 है, ठीक है। 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात 3:2 हो जाए? बोला गया, ध्यान समझना मेरी बात। हमने एक चीज बोले कि भाई मिल्क और वाटर, ठीक है, मिल्क और वाटर का अनुपात दे रखा है यहाँ पर, वो भी कितना दे रखा है? मैंने कहा भाई 4:1 दे रखा है, ठीक है दोस्तों, ध्यान समझना। फिर बोला गया इसमें कितना पानी मिलाया जाए, कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाए? 3:2 हो जाए। कितना हो जाए? 3:2 हो जाए, यही बोला गया है। एक चीज बताओ, आप क्या मिला रहे हो? पानी मिला रहे हो। आप वाटर मिला रहे हो क्या? नहीं। जब वाटर मिला नहीं रहे तो वाटर के जो मान है वो चेंज कैसे होगा? पहले यदि 3 गिलास या 4 गिलास आपके पास दूध है, पहले 4 गिलास दूध है तो बाद में भी 4 गिलास दूध होने चाहिए। पहले 4 गिलास दूध, अब 3 गिलास दूध हो गया, ये कैसा माजरा है ना? ये तो जम नहीं रहा है। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को बराबर कर लेंगे। तो ऊपर वाले अनुपात में जो अंतर होगा उसका गुणा नीचे में करेंगे। बताओ भाई 4 और 1 में अंतर कितने का है? 3 का, तो मैं 3 का गुणा नीचे में कर दूंगा। तो आप कहोगे कि 3 का गुणा नीचे में करेंगे तो एक मिनट है ना, हम क्या करेंगे यहाँ पर? इक्वल करेंगे, है ना। यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर भी 4 हो जाए। अब 4 नहीं तो 4 बनाएंगे, तो ऊपर वाले जो मिल्क वाले है उसका गुणा नीचे में कर देंगे, 4 का गुणा यहाँ पर, ठीक है। और नीचे में जो मिल्क है इसका गुणा ऊपर में कर देंगे, 3 का गुणा यहाँ पर। क्लियर है दोस्तों? अब आप ध्यान से देखना, यदि मैं मिल्क और वाटर की बात करूं, मिल्क अनुपात वाटर की, तो आप एक चीज कहोगी कि भाई 3 चौके कितना हो जाएगा? 12 भाग, और ये हो जाएगा आपके पास 3 एकम 3, ठीक है। फिर हम बात करते हैं 4 तिया 12 भाग, और हम लिख देंगे यहाँ पर 4 दूनी 8। अब मैं कह सकता हूँ कि भाई मैंने मिल्क नहीं मिलाया, तो मिल्क दोनों जगह कैसे हैं? इक्वल है। पहले भी 12 गिलास था, अब भी 12 गिलास हो गया। तो मैंने क्या मिला दिया? वाटर। और वाटर कितना मिला दिया? तो आप कहोगे फिर तो आपने वाटर पहले 3 गिलास था, अब 8 हुआ है, मतलब 5 भाग तो मिला ही दिए। क्लियर है? अब हम देखेंगे कि शुरू में क्वांटिटी कितना है, तो आप कहोगे 12 और 3 टोटल तो 15 था, और इस 15 भाग की वैल्यू कितना दे रखा है? यहाँ पर 45 लीटर दिया रखा है। मुझे 5 भाग की वैल्यू निकालना। 3 से काटने पर कितना हो जाएगा? 3 5 15, और 3 से काटने पर ये 15 बार में कट जाएगा। तो भाई 5 की वैल्यू कितने लीटर के बराबर हो जाएगा? 15 लीटर के बराबर। मतलब मिलाए हुए पानी की जो मात्रा पूछा जाए तो कितने लीटर के बराबर होगा? हम कहेंगे 15 लीटर। ऑप्शन नंबर जो पहला होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा अगला सवाल। प्रकाश, जयेश और कैलाश के मासिक वेतन का औसत दे रखा है 1100 रुपए, ठीक है। यदि प्रकाश और कैलाश के वेतन का औसत 900 रुपए हो तो जयेश का वेतन हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हम एलिगेशन मेथड लगा सकते हैं, बहुत आसान है, ध्यान समझना मेरी बात। एलिगेशन से मैं बना रहा हूँ। हमेशा याद रखना जो ओवरऑल होता है एलिगेशन में उसको बीच में रखा जाता है। हमको निकालना किसका है? एक तो दे रखा है भाई प्रकाश और कैलाश के वेतन दिया गया, तो मैंने कहा एक प्रकाश है और एक मेरे पास कैलाश है। इन दोनों का औसत वेतन कितना दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों? तो आप कहोगे भाई 900 दिया है। मुझे जयेश का निकालना है।
है ना, जैस का वेतन क्या है, तो मुझे केवल जैस का वेतन क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना है। अब आप देख पाओगे कि प्रकाश और कैलाश यहाँ पर दो बंदे हैं, यहाँ पर है दो बंदे, और यहाँ पर जैस जो है केवल एक ही बंदा है। मानते हो इस चीज को? ठीक है ना, प्रकाश और जैस दो बंदे और यहाँ पर ये एक बंदा है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं ओवरऑल इन तीनों की आय की बात करें तो इन तीनों की मासिक औसत आय कितना दे रखा था, 1100। तो 1100 को भाई हम बीच में रख देंगे। ठीक है, 1100 को कहाँ रख देंगे, बीच में। अब आप क्या करोगे, घटाकर देखेंगे। सबसे पहले बताओ भाई 1100 में और 900 में अंतर कितने का है, तो आप कहोगे भाई 200 का है। कितने का है, 200 का है। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अंतिम अनुपात आपके पास प्रथम अनुपात होता है। 1 का मान 200 है, तो आप देख पाओगे कि 2 का मान कितना होना चाहिए, तो मैं कहूंगा भाई 400 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। भाई जो अनुपात ऊपर में बनेगा वही अनुपात आपके कहाँ पर बनेगा, नीचे में बनना चालू होगा। ऊपर में 2 और 1 का अनुपात है, तो नीचे में भी 2 और 1 का बन गए। यदि हम काटते हैं 200 के, तो 200 दूनी 400 और 200 कम 200 बना। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमेशा याद रखना एलिगेशन में एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है। तो 1100 से 900 छोटा है। ठीक है, कितना छोटा है, 200 छोटा है। इसका मतलब जो नेक्स्ट वाला होगा, जो जैस वाला होगा, वो 1100 से 400 ज्यादा होगा। तो 1100 और 400 को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, तो मैंने कहा भाई फिर तो 1500 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1500। अतः जैस की जो मासिक वेतन होगा ये कितने का होगा मेरे प्यारे भाई, मासिक आय, तो हम कहेंगे भाई 1500 का होगा। ऑप्शन नंबर जो सी होगा मेरे प्यारे दोस्त, ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए अगला सवाल फिर, एक सतत हवाएं एक काम 8 घंटे में कर सकते हैं। ठीक है, दोनों यदि करना चाहें, दोनों एक साथ कार्य कर रहे हैं ना, 8 घंटे में कर सकते हैं। यदि एक अकेला 12 घंटे में कर सकता है, तो वाय अकेला उसे कितने घंटों में करेगा। अब हमने देखें कि एक्स और वाय, यदि इन दोनों ये दोनों मिलकर काम करते हैं, एक्स और वाय, तो काम कितने घंटे में हो जाता है, तो मैंने कहा 8 घंटे में हो जाता है। कितने घंटे में हो जाता है, 8 घंटे में। और यदि केवल एक्स काम करना चाहता है तो काम कितने घंटे में होता है, तो आपको भी फिर तो 12 घंटे में हो जाता है। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क ऑफ एफिशिएंसी निकाल लेते हैं यहाँ से। 12 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे भाई 24 तो हो जाएगा। चलो 24, टोटल वर्क ऑफ यूनिट कितने की है, 24 की है। ए एक्स और वाई 8 दिन में करते हैं, 8 घंटे में करते हैं, तो हर घंटे कितना करेंगे, तो 8 या 24, मैंने कहा 3 यूनिट काम करते हैं दोनों मिलकर। ठीक है, एक्स जो है केवल 12 घंटे में करता है, मतलब 12 दूनी 24, मतलब एक्स अकेला करना चाहे तो ये 2 यूनिट करता है हर घंटे। तो भाई एक चीज बताओ, एक्स जो है ये कितने यूनिट करता है, तो मैंने कहा एक्स हर घंटे 2 यूनिट और दोनों मिलाकर 3 यूनिट। इसका मतलब वाई कितने यूनिट काम करेगा, 1 यूनिट काम करेगा। तो यदि वाई की निकालना होगा तो 24 यूनिट काम को 1 यूनिट के हिसाब से किया जाए तो कितना घंटे का समय लग जाएगा, तो मेरे प्यारे दोस्त आप कहोगे भाई इसको तो 24 घंटे का समय लग जाएगा। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिएगा फिर अगला सवाल, एक चोर अपराह्न 2:30 बजे कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से भागता है। ठीक है, चोरी का पता 3 बजे लगता है और कार का मालिक दूसरी कार में 75 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से उसका पीछा करता है। वह चोर कितने बजे पकड़ लेगा बोला गया है, चोर को कितने बजे पकड़ लेगा बोला गया। यहाँ पर ऑप्शन लिखना भूल गए हैं, चलो कोई बात नहीं। एक चीज तो मान गए कि भाई मान लो चोरी हुआ कितने बजे, 2:30 बजे। 2:30 बजे चोरी होता है, समझ है ना, 2:30 बजे चोरी होता है। ठीक है, और पता मान लो 3 बजे चलता है। पता कितने बजे चलता है, 3 बजे। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि आधा घंटा पहले चोर भागा है, मतलब आधा घंटा ज्यादा चला होगा, किससे, मालिक से चला होगा भाई, क्योंकि 2:30 बजे चोरी करके भागा और मालिक को पता चला कितने बजे, 3 बजे। मतलब जब मालिक को पता चला तो उस कंडीशन में चोर जो है आधा घंटा चल चुका होगा। 1 घंटा में 60 किलोमीटर चलता है चोर, तो आधा घंटा में सिंपल सी बात है कि भाई आधा घंटा में चोर कितना दूरी तय किया होगा, तो आप कहोगे आधा घंटा में चोर तय कर लिया 30 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब हम क्या करेंगे, जिस दिशा में आपके पास सिपाही चोर दौड़ रहा है उसी दिशा में मालिक भी दौड़ रहा है। इनके चाल भी दिया गया है, सिपाही की चाल 60 है और चोर की चाल 75 है। तो एक चीज बताओ, सापेक्ष चाल कितना होगा, जब 2 व्यक्ति एक ही डायरेक्शन में चले तो सापेक्ष चाल घट के आता है घट के। तो 60 और 75 के बीच डिफरेंट कितने का है, तो मैंने कहा 60 और 75 के बीच डिफरेंट का है 15 का। क्लियर है, मतलब उनके चाल में डिफरेंट कितने का है, 15 का। मतलब यदि मैं 30 किलोमीटर की दूरी को 15 के हिसाब से तय करना चाहूँ तो कितना समय लग जाएगा, तो आप कहोगे भाई फिर तो मुझे 2 घंटे का समय लग जाएगा। कितना,
2 घंटा, मतलब 2 घंटा बाद चोर क्या होगा, पकड़ा जाएगा। और कौन से 2 घंटा, तो हम कहेंगे भाई मालिक स्टार्ट किया था वहां से 2 घंटा के बाद, तो मालिक को तो 3 बजे पता चला था, तो 3 बजे के 2 घंटा बाद यदि मान लो चोर पकड़ा जाएगा, तो चोर पकड़ा जाएगा कब, तो हम कहेंगे भाई 5 बजे जो शाम है उस टाइम चोर को पकड़ लिया जाएगा, और यही आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, किसी परीक्षा में 65% परीक्षार्थी पास हुए, यदि फेल परीक्षार्थियों की संख्या 420 है तो कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या होगी। यहां पर बोला गया है कि 65% परीक्षार्थी कैसे पास होने वाले हैं। इसका मतलब भाई कोई भी एग्जाम में 100% परीक्षार्थी एग्जाम में बैठते हैं। यदि मैं कहूं कि 65% तो पास हो गए, तो आपके माइंड में एक ही चीज तो जरूर आएगा, फिर तो 35% ऐसे विद्यार्थी हैं जो फेल हुए हैं, और फेल होने वालों की संख्या दे रखा है, कितना दे रखा है, 420 दे रखा है। और आपको पूछा गया कि 100% का मान क्या होगा, ये पूछ दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान समझिए, यदि मैं 7 से काट देता हूँ इसको 35 से काट देते हैं, 35 कम 35, और ये कट जाएगा 35 कम 35, और 35 दूनी 70। 1% का मान किसके बराबर होता है, मैंने कहा भाई 1% का मान है 12 के बराबर। 1% का मान 12 के बराबर है, तो 1 के आगे 2 जीरो लगाने पर ये 100% हो जाएगा। उसी प्रकार 12 के आगे भी यदि हम 2 जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, 1200 हो जाएगा। तो उस परीक्षा में बैठने वाले कुल छात्रों की जो संख्या है वो कितने के बराबर है, 1200 के बराबर। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा अगला सवाल, यदि 1200 रुपए का साधारण ब्याज से 4 वर्ष में मिश्र धन 1440 रुपए हो तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, जब भी आपको वार्षिक दर निकालना होगा, वो भी किसमें, साधारण ब्याज के केस में, तो एक चीज आपके माइंड में आना चाहिए कि मैं साधारण ब्याज जो भी होगा उसके मूलधन 100% बना डालूं। 100% मतलब जो भी डेटा रहे 0 में आ जाए, तो मेरा काम आसान हो जाता। मैंने कहा कि यहाँ पर ये 12 से तो कट जाएगा क्या, मैंने कहा या भाई इसका मूलधन कितना था, तो मैंने कहा मूलधन था यहाँ पर 1200 था, ठीक है, और मिश्र धन कितना हो गया, तो आप कहोगे मिश्र धन हो गया 1440। कितना हो गया, 1440 ही है। ये सबसे पहले तो मैं 12 से काट दूंगा तो मेरा काम आसान हो जाए। 12 से काटूंगा तो 12 कम 1200, 12, ठीक है, 100 बार में, और ये 12 से काटेंगे तो ये कट जाएगा भाई 120 बार में। कितने बार में, 120 बार कटेगा, मानते हो आप, ठीक है। अब मैंने ये कहा कि 100 रुपए पर आपको 120 रुपए का ब्याज मिला है, इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि उसने 20 रुपए का ब्याज बनाया है, 20% का ब्याज बनाया है। और ये 20% ब्याज बनने में कितने साल का समय लग गया, तो मैंने कहा भाई 4 साल का समय। तो हम 4 से भाग दे देंगे, 4 से भाग देंगे तो ब्याज की दर कितना आ जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों, तो आप कहोगे भाई 5%। ऑप्शन नंबर जो डी होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, और इससे सरल तरीका नहीं हो सकता। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले कितने गोली बनाए जा सकते हैं। दोस्तों जब भी आपको नंबर ऑफ स्फेरिकल की बोली जाए, या मैंने कहा गोली की संख्या कहीं भी हो सकता है, ये घनों की संख्या हो सकता है, घनाभ की संख्या, तो पिघलाकर ही तो बनाना है। तो गोली की जब संख्या निकालना रहेगा, गोली की संख्या तो निकालोगे कैसे, एक तो बड़े गोले का आयतन, या बड़े का आयतन डायरेक्ट लिख देना अपान छोटे का आयतन, छोटे का आयतन, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर केवल त्रिज्या दिया गया है, मतलब उसके जो कांस्टेंट वैल्यू है गोले की 4/3 पाई आर का क्यूब होता है ना भाई। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि हमारे लिए ये दोनों कंडीशन में सेम कांस्टेंट डेटा होगा, क्योंकि आप गोले से गोले बना रहे हो तो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन गोले से यदि मैं घन बनाता या घन से गोला बनाता तब तो लिखने की जरूरत था, लेकिन गोले टू गोला और घन टू घन बनाया जाए तो लिखने की जरूरत नहीं होता। तो ये मेरे लिए क्या होगा, वेस्ट होगा। तो मैं किसका सहारा लूंगा, केवल त्रिज्या का। अब बड़े की त्रिज्या कितना दे रखा है, 8, तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पर 8, और आयतन में क्यूब हो जाएगा तो 8 का क्यूब। अपान नीचे में क्या लिख देंगे, छोटे के त्रिज्या कितना है, 1 है, तो 1 का क्यूब। आप देख पाओगे कि 8 का क्यूब होता है 512 और 1 का क्यूब होता है 1। 512 को 1 से भाग दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 512। तो गोलियों की जो संख्या होगी मेरे प्यारे भाई ये कितने हो जाएगा, तो हम कहेंगे भाई 512। ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखिएगा अगला सवाल, सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए जबकि एक छड़ी की छाया उसकी लंबाई की √3 गुनी है बोला गया है।
हमको सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है। ठीक है, ये वाला कोण थीटा का मान क्या करना है, फाइंड आउट करना है। बोला गया है कि जो छाया जो है उसकी लंबाई की कितनी है, 1/√3 गुनी है छाया उसकी लंबाई की। मतलब ये है, हम लिख सकते हैं कि भाई लंबाई बराबर छाया जो है उसकी लंबाई की। इस प्रकार से आपके पास जो छाया होगा, क्या लिखोगे आप, लंबाई की कितना, √3 गुनी। मतलब हम लिख सकते हैं कि छाया बटे क्या लिख सकते हैं, लंबाई बराबर √3 और कुछ नहीं, मतलब नीचे में मतलब छाया कितना हो जाएगा आपके लिए, √3 और लंबाई कितना हो जाएगा 1। यही होगा भाई। अब आप देख पा रहे हो कि ये आपके लिए लंब है और ये आपके लिए आधार है। ठीक है, लंब और आधार। और आपको पता होना चाहिए कि tan थीटा का मतलब क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब बटे आधार यदि मान रखा जाए तो 1/√3 और 1/√, केवल 30 डिग्री एंगल पर पॉसिबल होता है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री जो होगा मेरे प्यारे भाई, ये हमारा क्या होगा यहाँ पर, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। देखते हैं अगला सवाल। फिर इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है कि भाई मान लेते हैं कि x + 1/x की वैल्यू कितना दे रखा है, तो मैंने कहा 5 दे रखा है और मुझे फाइंड आउट क्या करना है, x⁶ + 1/x⁶ का मान क्या करना है, ज्ञात करना है। मेरे प्यारे दोस्तों, हमेशा याद रखना, यदि आपको क्यूबिक वाला फॉर्म निकालना रहेगा तो क्या करोगे, तो सबसे पहले तो एक बार आप चाहे स्क्वायर टर्म निकाल लो या तो आप क्यूब। तो मैं चाहूंगा, मैं स्क्वायर टर्म निकालना चाहूंगा, ध्यान समझना। सबसे पहले क्यूब टर्म निकालना चाहूंगा, तो क्यूब टर्म निकालना चाहूंगा तो x³ + 1/x³। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, कि मैं कहूंगा हमारे पास फार्मूला क्या होता है, a³ - 3a होता है। यही होता है, a का मान यहाँ पर 5 है तो 5 का क्यूब 125 माइनस हम देखेंगे 5 या 15 को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, आप कहोगे 110। तो आएगा ही भाई, आएगा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इतना निकालने के बाद इसका स्क्वायर वाला टर्म ज्ञात करेंगे। और स्क्वायर वाला टर्म जब ज्ञात करेंगे तो ये हमारे लिए a का काम करेगा। और स्क्वायर वाला टर्म ज्ञात करेंगे मतलब कि अब x² + 1/x² ज्ञात करेंगे। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे लिए a की वैल्यू है और 0 का स्क्वायर करने पर इकाई के अंक पर 0 आता है और टर्म क्या होता है इसका, a² - 2 होता है। और मेरे प्यारे भाई, जब भी आप 0 में 2 घटाओगे तो आपको इकाई के अंक पर 8 तो मिलेगा ही। कितना मिल जाएगा, 8 मिलना चाहिए। तो यहाँ पर कौन से ऐसे ऑप्शन है जहां पर इकाई के स्थान पर 8 है, ऑप्शन नंबर जो ए होगा ये मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। तो ये रहा आपके कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके अंडर ग्रेजुएट जो एनटीपीसी उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और हर दिन जब तक एग्जाम कंप्लीट ना हो जाए तब तक ये सीरीज कंटिन्यू मैं चलाते रहूंगा। तो फटाफट लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।